जय श्री राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 इन a spiral is made up a successive semicircle with center alternately at A and B, starting with center at A and ready 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown is figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi equal 22/7। अब ये कहता है कि क्रेंद ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से, मतलब क्रेंद ए से प्रारंभ करता है और बारी बारी से क्रेंद ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लेना है। अब सबसे पहली बात आपको इसमें यह समझनी है कि अर्धवृत्त का परिमाप, मतलब जैसे मान लीजिए कि ठीक ये सर्कल है ना, तो सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, किताब में आप लोग देखेंगे ये सर्कल यहाँ से। तो जैसे मान लीजिए कि एक त्रिज्या अगर यहाँ से इसको लिया जाए, जैसे मान लो आप ऐसा समझो, एक ये हो गया। अब अगर इसी से मोड़ के ऐसा कुछ बनाया जाए, तो अगर ये 0.5 है, तो जब यहाँ से अगर ये क्रेंद 0.5 हुआ, फिर यहाँ से मान लो अब यहाँ की लंबाई यहाँ मतलब 1 है, मान लीजिए टोटल है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है। अब ये जब टोटल लंबाई क्रेंद से जाएगी तो 1.5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? फिर से बात समझिए कि अगर यहाँ 0.5 है, ये इतने से इतना 1 है, लेकिन जब क्रेंद से इसको मापेंगे तो 1.5 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें समझना क्या है कि अब सब अर्धवृत्त है। कहता है कि इसमें 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी इस सर्पिल, मतलब 13 जो है, 13 की 13 जो है अर्ध है। अब अर्ध है तो मतलब कि एक वृत्त का परिमाप, समझिए बात को, जिसे वृत्त है इसका पूरा परिमाप, मतलब अगर यहाँ से सर्कल पूरा घुमा दिया जाए, इसी को हम परिधि कहते हैं। परिधि मतलब 2πr। अब अगर आधा वृत्त है तो 2 से 2 काट दोगे तो πr बचेगा। ठीक, तो समझ में आई बात? अब अगर हम यहाँ लिखते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर πr, समझ गए ना? परिमाप मतलब टोटल उसका दूरी। अब यहां लिखेंगे कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर πr। समझ में आया ना? जब पूरा वृत्त 2πr, अर्धवृत्त का परिमाप πr। अब अर्धवृत्त मतलब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इंग्लिश में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब एक की लंबाई वो L1 माना है, तो अगर L1 लंबाई वाले वृत्त का परिमाप, इसमें लिखना यहाँ पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, बाकी सब सही है। वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप पाई और L1 की लंबाई कितनी है? 0.5, तो बराबर 0.5 पाई हो गया कि नहीं हो गया? 0.5 पाई। अब इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ L1 सर्कल।
मतलब इसकी L1 सर्कल के पेरीमीटर। L2 लंबाई वाले वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप मतलब इसमें भी पाई आर, तो पाई इंटू कितना है 1.0, मतलब 1 पाई सेंटीमीटर, 1 पॉइंट पाई, हाँ 1.0 है, तो 0 से मतलब कोई मतलब नहीं है, 1 से गुणा किए, चाहे पाई बस लिख दो, 1 का पाई में इंटू करेंगे पाई आएगा, है ना। इंग्लिश मीटर वाले, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ L2 सर्कल। अब L3 भी है, हाँ L3 लंबाई वाले वृत्त का परिमाप बराबर पाई इंटू 1.5, तो 1.5 पाई हो जाएगा, है ना। इसी तरह इसमें भी लिख लेंगे इंग्लिश मीटर वाले पेरीमीटर ऑफ L3 सर्कल, पेरीमीटर ऑफ L3 सर्कल। ठीक, अब L4 भी दिया है। L4 लंबाई वाले वृत्त का परिमाप, अब उसका पाई यार मतलब पाई इंटू 2 बराबर 2 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पेरीमीटर ऑफ L4 सर्कल, पेरीमीटर ऑफ L4 सर्कल। अब इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई तो हमारी एपी भी बन गई, यहाँ से 0.5 फिर पाई फिर 1.5, तो आता है एपी क्या हुआ, आता है एपी बराबर 0.5 पाई फिर पाई फिर 1.5 पाई फिर 2 पाई। अब इसी तरह के 13 सर्कल है, कितने हैं, n बराबर मतलब 13 है। अब इतना समझ में आया ना, आप समझ रहे हैं ना, जिसे मान लीजिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि होती कितनी है 2 पाई आर, और ये इसी को परिमाप है, क्योंकि परिमाप मतलब पूरा चारों तरफ का, है ना। तो चारों तरफ का इसमें वृत्त में मात्र सर्कल पूरा है, परिधि है। अब अगर इसका आधा अर्ध परिमाप लें तो 2 अर्ध मतलब 2 से 2 काट दिए, पाई आर है। अब सब पाई आर में आर की वैल्यू सब क्रमशः दी हुई है, हम इतना लिख लेते हैं। अब मैं इसको रफ कर दूं तो यहां से थोड़ा लंबा सवाल है ये, बस हो गया, बाकी है सरल। अब आगे देखें, अब हमारे जो एपी था, एपी 0.5 ऐसा है। अब इसमें साफ है कि A1 A2 A3 A4, तो A1 बराबर 0.5 पाई और A2 बराबर, क्योंकि हमको डी निकालना है, पाई हो गया। अब डी जब निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 मतलब 1 पाई माइनस 0.5 पाई बराबर हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक, अब यहाँ n मतलब 13 वृत्त हैं, ऐसे अर्धवृत्त कितने हैं 13। अब इनका योग निकाल दो तो यस n बराबर n/2, अब 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, n माइनस 1 डी, तो यस n इक्वल 13/2 2 इंटू 0.5, n 13 है, 1 है, डी का मान आया 0.5 पाई। ठीक, तो यस n इक्वल 13/2, अब देखो 50 पैसा है मान लो आपके पास, ऐसा
तो 1 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ प्लस प्लस 12 गुणे 0.5 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें भी पाई लगा देना, 2 इंटू 0.5 पाई प्लस ये हो जाएगा पाई। ठीक, अब Sn इक्वल 13/2 पाई प्लस 12 पंचे 60, मतलब 6 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 6 पाई हो गया, 12 पंचे 60, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब तो Sn इक्वल 13/2 इंटू 7 पाई। ठीक है, अब तो Sn यहां से निकाल दो, तो 13/2 इंटू 7, पाई का मान 22/7 लेना है, सवाल में है, 2 से 11 कट गया, तो Sn इक्वल 13 इंटू 11, तो 11 तिहाई 33, 11 एक कम 11 3 14, दैट इज आंसर। यही आपका आंसर है ना। तो 13 अर्धवृत्तों के बने सर्पिल की लंबाई कितनी होगी, 143। ठीक, समझ में आई बात। मतलब अर्धवृत्त मतलब पाई आर, पूरा वृत्त अगर कहे पूरे वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वही परिधि है, वही परिमाप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये बात अच्छे समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और जिससे पॉइंट का जोड़ घटाना ना बनता हो तो वो मेरी बेसिक वीडियो वाली उसमें देख लेगा, उससे आने लगेगा। अब इसके आगे अभी मुझे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जैसे तिमाही परीक्षा चालू होने वाली, उसकी वीडियो बनाना है, मैथ की, इंग्लिश की, गेस्ट पेपर, वो मैं बना के डालूंगा। अब आगे समझते हैं। 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति 20 लट्ठे, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे 200 logs are stocked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 is the next row, and 8 is the row next to it, and so on. In how many rows are there 200 logs placed, and how many logs are in the top row? कहने का मतलब ये है कि टोटल जो है अपना काम 200 है, 200 लट्ठे हैं, तो मतलब 200 लट्ठे हैं, मतलब an लास्ट हमारा 200 बन गया। अब कहता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, तो an का मतलब सबसे नीचे वहीं से चालू होगा 20, फिर a2 बराबर 19, फिर a3 बराबर 18, ऐसा करके हम बना लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें फाइंड क्या करना है यार, तो n फाइंड करना है, क्योंकि ये कह रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, है ना। तो हमको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। अब मेरी बात को गौर से समझना है आप लोग कि दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन दैट a1 इक्वल 20, a2 इक्वल 19, a3 इक्वल 18 और लास्ट में an इक्वल 200 है कि नहीं। इतना समझ में आया। अब आपको इसमें d निकालना है, तो a2 माइनस a1, तो d बराबर हो गया 19 माइनस 20 बराबर आ गया -1। ठीक, समझ में आ रही बात। अब आगे Sn का फार्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n-1 का d। n फाइंड करना है हमको, n हमारे पास है नहीं, n हमारे पास नहीं है। अब 2 इंटू a का मान 20 है, प्लस n नहीं है, d हमारा -1 आया, ऐसा। ठीक, अब Sn का मान है ना 200 लट्ठे, तो यहाँ 200, टोटल कितना है
200 का योग है, 200 लट्ठे के ढेरी है, हाँ टोटल। इसको SN कर सकते हो, यहाँ SN लिख दो। अब SN हमारे पास 200 है। अब ये चूंकि किसमें है, गुणा में है, वो सॉरी भाग में है, तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। यहाँ n आया, 20 दूनी 40, और अब देखो माइनस का इसमें गुणा करेंगे। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, चिन्ह को छोड़ देते हैं, ये माइनस ये प्लस माइनस होगा, एक का n में गुणा करोगे एक n, फिर माइनस 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 प्लस हुआ, एक एक कम एक, ऐसा। अब ये 400 हो गया बराबर n का 40n होगा, नहीं इसको ऐसा कर दो इकट्ठा, ये 41 हो जाएगा, 40 और ये माइनस n हो गया। अब 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक। अब इसको अगर हम द्विघात समीकरण बनाते हैं तो n स्क्वायर प्लस 41n, ये इधर जाएगा तो -400 इक्वल 0। चूंकि पहला पद द्विघात समीकरण का ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतनी बात है, बराबर 0। अब ये कहाँ चला जाता है, 0 के नीचे, चाहे यहाँ संख्या हो चाहे माइनस हो। तो हम इसको लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0, ठीक। अब ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करें तो 400 आए और जोड़ें तो 41 आए, जोड़ें तो 41 आए। तो सीधी सीधी बात मैंने हर वीडियो में समझाया है, 200 हो गया, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 5 हो गया, 5 एक कम 5 हो गया। मान लो पहले 5 5 का जोड़ा बनाओ, 5 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 25 और 16 में जोड़ेंगे 41 आएगा, और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो 25 प्लस 16 n प्लस 400 इक्वल 0। समझ में आ रही बात ना, इस तरह लघुत्तम लगा के आप सेट कर सकते हो। अब n स्क्वायर माइनस 25, क्योंकि ये माइनस सामने लगा, इधर n लगा है, दोनों का गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। अब बारी आती है कॉमन की। कॉमन का मतलब मैं बार बार समझाता हूं कि सबसे छोटे घात चर वाली संख्या का कॉमन लेना, और अंक भी सबसे छोटा ही चूज करना है। ये तो ऐसा अंक चूज करो जिससे दोनों नंबर कट जाएं। इसमें अंक है नहीं, दोनों साइड में मात्र n है, तो n बचा, इसके पास 2 थे वो बाहर दे दिया, n माइनस 25। ये 16 है, क्योंकि 16 से 400 कट जाएगा, गुणनखंड निकाले हैं, तो यहाँ n बचा। और जब माइनस कॉमन में हो तो आगे वाला प्लस माइनस हो जाता है, 25 16 हम 400 होगा बराबर 0। ये डब्बा बराबर आना चाहिए। तो n माइनस 16, एक ब्रैकेट बना बाहर बाहर का, ये दो सेम ब्रैकेट है, इसमें एक ले लो, तो n माइनस 25 इक्वल 0। तो n माइनस 16 इक्वल 0, है ना, ठीक है। तो n इक्वल कितना हो जाएगा, 16, n माइनस 25 इक्वल 0, n बराबर कितना हो जाएगा, 25, ठीक। अब 25 क्यों नेग्लेक्टिंग है, क्योंकि हमारा सबसे ऊपरी लट्ठा 20 का है, तो 25 तो संभव है नहीं, है ना। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो ये इस कारण से उपेक्षणीय है, नेग्लेक्टिंग है, ठीक है। अब n बराबर अगर हम ये पूरा समझ में आ गया ना। अब n बराबर हम 16 लेते हैं, तो जब 16 ले लें तो 16 लेने पर तो n बराबर 16 लेने पर, अब जब n 16 ले लेंगे तो यहां हम AP लगा दें, तो a प्लस n माइनस 1d। अब an का मान
तो ए का मान कितना है, हमारे पास था 20, एन कितना आया 16 -1, और डी कितना था -1। तो ए एन इक्वल 20 प्लस 16 में 1 घटा 15 और -1 मान लो। तो ए एन इक्वल 20 -15, तो बराबर मतलब कि ए एन इक्वल 16, ठीक, वो 5 मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो 2 आंसर आया, 16 पंक्ति और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, है ना। तो पंक्तियों की संख्या बराबर 16, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और लट्ठों की संख्या ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 5, है ना। इंग्लिश में लिख देना कि क्या पूछा था, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो लॉग्स आर इन द टॉप रो 5, ठीक, समझ में आई बात। इस तरह आप लोग इसको लगा सकते हैं। अब इसका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन मतलब आज से 5.3 खत्म हो गया, अब 6 पॉइंट चालू हो जाएगा ये क्वेश्चन के बाद। कहता है 20वां क्वेश्चन सबसे लास्ट, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं, ये आकृति है। ये बच्ची मतलब दौड़ती है, एक आलू लेकर आना है, फिर बाल्टी में डालना है, कहने का मतलब ये है। दूसरा आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़ेगी। तो कुल मिला के आप नॉर्मल एक एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो ये घर है, आप यहाँ से चले, यह 2 किलोमीटर का है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ गए आप, फिर यहाँ से यहाँ आए तो 4 किलोमीटर दूरी तय हुई ना, 2 आना और 2 जाना, ठीक है। अब अगर इसकी लंबाई और यहाँ 3 किलोमीटर बढ़ जाए तो इस तरह करते करते आप देखेंगे कि अगला 8 हो गया, फिर 3 बढ़ा दो तो फिर 11 हो जाएगा, मतलब 3 3 प्लस होता चला जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसा। तो अब आगे चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी यही चीज है, क्वेश्चन ना पढ़ते हुए टाइम, है ना, तो आप समझो। तो हम देखते हैं हल 20 इंग्लिश में सॉल्व। अब ये कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से पहले आलू की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, 5 मीटर, ठीक। प्रारंभिक बिंदु से पहले आलू की दूरी 5 मीटर है। तो अब आके डिस्प्लेस द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज द 5th मीटर ऑफ द फर्स्ट पोटैटो, है ना। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पोटैटो फ्रॉम
फर्स्ट पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम पॉइंट। अब जो है तो अब समझो, आलू पहले 5 किलोमीटर, दूसरी आलू उससे 3 मीटर आगे रखी है, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो मतलब दूसरे आलू की दूरी आलू की दूरी तो 5 में 3 जुड़ जाएगा, मतलब 8 मीटर, है ना। डिस्टेंस ऑफ सेकंड पोटैटो, ऐसा दूसरे आलू की दूरी। अब तीसरे आलू की दूरी, तीसरे आलू की दूरी, अब तीसरे आलू की दूरी 8 + 3 = 11 मीटर, है ना। डिस्टेंस ऑफ थर्ड पोटैटो, ऐसा, ठीक। अब हमारी एपी तैयार हो गई, अतः एपी बराबर लिख सकते हैं 5, 8, 11। अब इस तरह कितनी आलू हैं? ठीक है, 10 आलू रखे हैं। तो अब मतलब ये A1 हो गया बराबर 5, A2 हो गया 8, तो यहाँ डी निकाल लो, ये बहुत लंबा नहीं है। A2 - A1, तो 8 - 5 = 3 मीटर, ये भी आ गया। अब n बराबर 10 है क्योंकि आलूओं की संख्या 10 है। अब यहाँ जब 10 है तो आप यहाँ फार्मूला लगा दो, शून्य से आ जाएगा n - 2, है ना, 2a + n - 1 का d, ठीक, n - 1 का d। तो Sn बराबर 10/2, 2 × 5 + 10 - 1, d कितना आया 3, तो 2 × 5 = 10। Sn बराबर 5, 2 × 5 = 10 + 9 × 3, 10 में घटाओगे 9 आएगा। तो Sn = 5, 10 + 27। अब 10 + 27, अब यहाँ से, ठीक है ना, इसको मिटा दे, यहां से मिटा देता हूं, समझ गए ना। पहले आलू की दूरी 5 है तो 5 किलोमीटर, दूसरी आलू 3 मीटर, उससे आगे तो 8 मीटर हो जाएगा, फिर तीसरे में फिर 3 जोड़ दो तो 11 मीटर हो जाएगा। इस तरह आपकी एपी बन जाएगी, ठीक। अब समझना बात थोड़ा। अब कहता है कि यहां से लगाते हैं Sn बराबर 5, ये 37 हो जाएगा, तो 5 × 7 = 35 की 5 हासिल 3, 5 × 3 = 15, 3 × 18, 185 आया। अब 185 तो एक राउंड की दूरी हुई, क्योंकि आना भी है और जाना भी है, आना है और जाना है, तो कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी 185 × 2 मतलब 370, हाँ 370 मीटर, ये कुल तय की गई दूरी हो गई, है ना। कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो कुल तय की गई दूरी कितनी है? 370 मीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस फॉर कंपटीटर, यहाँ इंग्लिश में लिख देंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय
कंपटीटर, है ना। कंपटीटर, ठीक है। अब मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर तो 370 मीटर चली। अब बात समझ में आई। मतलब एक बार जाना भी है, एक बार आना भी है। इस तरह जो है जो तीन मतलब जो आएगा जाएगा मतलब 5 5 10 हो जाएगा। तो ये मात्र आने की दूरी है, वो सॉरी जाने की आने की, फिर तो मतलब उसी का गुणा कर दो या जोड़ दो 2 बार। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।